ये देखिए दोस्तों, का जबरदस्त कोड बोली गई है कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। काफ़ी लोग यूपीएससी की तैयारी शुरू तो कर देते हैं लेकिन थक जाते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं रहता है और फिर रुक जाते हैं। लेकिन आपने ये नहीं करना है। अगर आपको एक्चुअल में यूपीएससी को क्लियर करना है या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम को क्लियर करना है तो आप जब तक क्लियर नहीं करते हो तब तक आपको डटे रहना है। आपने रुकना नहीं है, क्योंकि होता है कभी कभार कि डिमोटिवेशन हो जाता है या फिर इच्छा नहीं होती है पढ़ाई करने की। तो थोड़ा थोड़ा देखिए, रेंगता हुआ इंसान भी आगे ही बढ़ रहा है, लेकिन रुका हुआ इंसान वहीं के वहीं पर है। तो इसीलिए जो रुका हुआ इंसान है उसको रेंगता हुआ इंसान भी पार कर लेगा, उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है? आपको डटे रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। लगे तो दौड़िए मत, लेकिन चलते तो रहिए, रेंगते तो रहिए, आप जरूर पहुंचोगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 23 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर ये कंट्री कौन सी है, ये कंट्री का नाम आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आपको अगर किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, वीडियो अपडेट्स चाहिए, और अगर एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी ऑफर्स आते हैं अगर आपको वो चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। तो फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो लेक्चर्स है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। कौन बनेगा आया सीरीज़ जो एक्सक्लूसिवली वीडियोज़ जो है वो एमएम एकेडमी ऐप पर आते हैं, लेकिन उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, जिससे करंट अफेयर जो है वो आपका काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो जल्द से जल्द फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर भी। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। इसमें नेपाल क्राइसिस जो है उसके बारे में बात की गई है। देखिए, नेपाल क्राइसिस हम अगर इसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, ठीक है, नेपाल क्राइसिस जो हो रहा है वो तो ठीक है, मतलब वो 2 मिनट की बात है। नेपाल क्राइसिस क्यों हो रहा है वो सारा 2 मिनट का खेल है। लेकिन बाकी का जो बचा हुआ खेल है वो है इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बीच में। क्योंकि आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो न्यूज़ में क्यों है, नेपाल क्राइसिस की वजह से। लेकिन इंडिया के साथ उसके रिलेशन जो है उसके तहत आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, भली वो प्रीलिम्स बोलिए भली वो मेंस बोलिए, है ना। जीएस पेपर 2 जो है इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें आपको जो रिलेशन है इंडिया और नेपाल के वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हाल ही में अगर हम देखते हैं तो नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन जो है थोड़े डगमगा रहे हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सभी पर्सपेक्टिव से, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हम यहाँ पर काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ इस एडिटोरियल को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फ्रॉड जो है फेक जीएसटी इनवॉइसेस का वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जीएसटी इनवॉइस, जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके इनवॉइसेस जो है वो निकालने पड़ते हैं। अब अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी, जैसे एमएम एकेडमी है तो एमएम एकेडमी जो है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। मतलब कि आप लोग जो लेते हो, सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो, तो उसका 18% जो है वो जीएसटी के तहत गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मतलब आप खुद सोचिए अब कि पहले से ही इतनी कम प्राइजेस है, उसमें भी 18% जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब आप सोचिए कि एक्चुअल में आपको पड़ कितने का रहा है। वैसे तो 18% निकाल दिए जाए तो यहाँ पर 18% जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसका 400 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो इतना हो रहा है, पर इसमें तो ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसमें इंक्लूसिव है, 18% जीएसटी जो है वो उसमें ऐड किया गया है, तब जाकर वो प्राइस उतनी देखने को मिल रही है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इनवॉइसेस की, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपने कोई प्लान परचेस किया, ठीक है, फर्ज कीजिए एक कोई प्लान परचेस किया आपने, उसका 18% के हिसाब से अगर समझ लीजिए कि आपने टोटल फर्ज कीजिए कि 5,000 रुपये का है, ठीक है, उसमें आपने यहाँ पर कुछ जीएसटी जो है वो पे किया। हम यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1,000 ही पकड़ते हैं। टोटल आपने 1,000 जीएसटी दिया, तो इसमें टोटल कितना हो गया है, 6,000 हो गया है, ठीक है। 6,000 जो है उतना आपने यहाँ पर पे किया है। अब होगा क्या कि मैं यहाँ पर 5,000 मेरे पास रखूंगा और 1,000 किसको दूंगा, मैं गवर्नमेंट को 1,000 दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैंने एमएम एकेडमी के लिए कोई चीज़ें परचेस की, अब फर्ज कीजिए कि मैंने iMac जो है वो परचेस किया, ठीक है। अब ये जो iMac मैंने परचेस किया है, अगर इसकी कीमत है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, और इसके लिए मैंने अगर 10,000 रुपये जो है वो जीएसटी पे किया हूँ, तो मतलब यहाँ पर जीएसटी मैंने पे किया है।
है ना। तो अब जब जीएसटी पे किया है तो ये मेरे इनपुट में क्रेडिट रहेगा कि मैंने ऑलरेडी जीएसटी पे किया हुआ है, तो ये जो मेरे को 1,000 रुपये मिला हुआ है, ये जब तक मेरे पास 10,000 रुपये जमा नहीं हो जाते हैं तब तक मैं अपने पास रखूंगा। अब ये जो चीज़ है जीएसटी किस तरीके से होता है, ये एमएम एकेडमी की जो पॉलिटी की सीरीज है उसमें जीएसटी का एक नया चैप्टर ऐड किया गया। तो वो जो जीएसटी का चैप्टर है उसमें मैंने सिर्फ पॉलिटी पर्सपेक्टिव से जीएसटी काउंसिल ही नहीं, बाकी डिटेल में कैसे जीएसटी लगता है, उसके जो कंपोनेंट है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन की है। तो बेसिकली हो रहा क्या है कि ये जो पैसे है, ये पैसे जो मेरे जा रहे हैं, एक एक हज़ार जो मेरे जा रहे हैं, अब अगर मैं ऐसा करूं कि फेक इनवॉइसेस लेकर आ जाऊं, ठीक है, फेक इनवॉइस लेकर आ जाऊं कि मैंने जीएसटी जो है वो समझ लीजिए जीएसटी टोटल मेरे को एक महीने का अगर 1,00,000 रुपीज़ पे करना है, ठीक है जीएसटी। अब मैं फेक इनवॉइस अगर 1,00,000 रुपये का लेकर आ जाऊँ तो ये 1,00,000 रुपये मेरे पास रहेंगे, ये मेरे को गवर्नमेंट को देना ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो ये जो 1,00,000 रुपये मेरे पास जमा हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज यहां पर हो रही है, इसकी वजह से फेक जीएसटी इनवॉइसेस जो है वो बनाए जा रहे हैं। कैसे बनाए जा रहे हैं? शेल कंपनीज बनाई जा रही है, फेक कंपनीज बनाई जा रही है, छोटी छोटी कंपनीज, और उनके तहत यहां पर फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन होकर जो जीएसटी इनवॉइसेस है वो यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का ऑलरेडी यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो कम जनरेट हो रहा है उसमें, और यहाँ पर जो पेमेंट है जीएसटी का पेमेंट वो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, बाकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ खास नहीं है। यहाँ पर जुपिटर एंड सैटर्न जो है ये फिर से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जुपिटर एंड सैटर्न का मिलाप ये आपने सुना होगा, है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। अगर हम आइडियाज़ पेज, एडिटोरियल पेज देखते हैं तो देखिए मज़ेदार जो एक भी आर्टिकल नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारे एग्जाम से अरे खतरनाक ही हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ऐसा कोई भी आर्टिकल नज़र नहीं आ रहा है। ये अगर आप देखोगे तो मल्टीलैटरलिज्म जो है उसके बारे में बात की जा रही है कि मतलब अभी अगर आप देखोगे यूएसए एंड चाइना जो है ये दो ही नहीं बल्कि मल्टीलैटरलिज्म का ज़माना है कि बहुत सारी कंट्रीज एक साथ उभरेगी। फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट जो उसके बारे में बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें मैटर, ये सब। यहाँ पर भी फार्मर जो है उनसे रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर सिटीजन अमेरिकन, अमेरिका से रिलेटेड यहाँ पर सिटीजन की बात हो रही है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर बंगाल के बारे में बात हो रही है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आर्टिकल जो है आज के कोई भी मतलब मज़ेदार नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज फॉर द हिंदू ऑल्सो, द हिंदू में भी हमें कोई मज़ेदार आर्टिकल जो है वो देखने को नहीं मिल रही है जिसे पढ़कर मज़ा आ जाए। मतलब ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरिस का 5 साल हो गए उसके बारे में बात की जा रही है, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि 5 साल पेरिस एग्रीमेंट को हो गए हैं, तो क्या क्या अभी शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी बिडेन अगर आप देखोगे तो फिर से वो पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन करेगा, है ना। फिर ये जो है नेपाल में जो चल रहा है वही है, नेपाल का तो हम देखने वाले हैं डिटेल में। यहाँ पर फिर से फार्म जो है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे नए हेल्थ लॉ जो है पोस्ट कोविड उसकी बात की जा रही है। कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर नए लॉज की जरूरत है। यहाँ पर इंसॉल्वेंसी की बात की जा रही है। देखिए इंसॉल्वेंसी की बात जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ क्रक्स पता रहना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये सस्पेंशन और इन्वॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ये सब कुछ फालतू की बात है। अब देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये लाया गया, क्यों लाया गया? एनपीएस हो रहे हैं तो उसकी पूरी कार्यवाही करने के लिए कि अगर मेरी कोई कंपनी है, मैं अगर बैंक से लोन लेता हूँ, अगर मैं पे नहीं कर पाता हूँ तो फिर आगे बैंक मेरी कंपनी का क्या होगा, वो सारी कैसे जो पैसे और रिकवर किए जाएंगे वो सब हमें देखने को मिलता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। अब ये जो है ये किसके अंडर में फंक्शन करता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी के तहत हमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देखने को मिलता है। एंड अगर यहाँ पर आप गए जाते हो, आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर आप जाते हो, यहाँ पर अगर उसका निवारण नहीं निकलता है, फिर से आप अपील कर सकते हो कहाँ पर? नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल पर, है ना। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिजोल्यूशन निकाला जाए। ऐसा नहीं कि सीधा नीलाम कर दिया जाए, रिजोल्यूशन निकाला जाए। अगर कोई पैसे पे नहीं कर पा रहा है तो कुछ करके उसको रिजॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, है ना, सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे कि उसका फिर से बिजनेस ट्रैक पर आ जाए। लेकिन मोस्टली हो क्या रहा है, जो सोल्यूशन है वो जो नीलामी होती है, ऑक्शन होता है, उसी के तौर पर निकल रहा है। लिक्विडेशन जो है उसी के तौर पर, एक लिक्विडेशन लास्ट ऑप्शन है, लेकिन लिक्विडेशन जो है वही ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है। लिक्विडेशन होता है तो क्या होगा कि अगर टोटल अगर मैंने 100 करोड़ रुपए लिए हैं, लिक्विडेशन कंपनी का होगा तो शेयर इतनी तो वैल्यू रहेगी नहीं, है ना। तो इसलिए क्या है कि उनको 50 या 60 करोड़ रिकवर हो पाएंगे, 100 करोड़ रिकवर नहीं होंगे। लेकिन अगर बिजनेस फिर से लाइन पर आ गया रिजोल्यूशन के थ्रू, तो फिर हो सकता है कि पूरे 100 करोड़ जो है वो उनको मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर इसलिए रिजोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है इसमें। लेकिन फास्ट ट्रैक लाया गया है कि फटाफट यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बाकी कुछ खास आपको फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो एक ही टॉपिक लिया, आधा आधा घंटा, एक एक घंटे के लेक्चर्स उसी पे देख रहे हो,
फिर मिला क्या हाथ में? कुछ भी नहीं मिला, उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, है ना? मतलब नहीं है। स्मार्ट वर्क करो यार, स्मार्ट एस्पिरेंट बनो। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं नेपाल क्राइसिस के बारे में। अब इसमें हम इंडिया नेपाल रिलेशंस जो है उसके बारे में भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले तो जो क्राइसिस है वो क्यों चल रहे हैं, उसी के साथ साथ वहाँ का स्ट्रक्चर हमें किस तरीके का देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इंडिया के साथ उसके रिलेशन जो है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है अलग अलग सेक्टर्स में आपको, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ क्वेश्चन जो है वो आते हैं, इसलिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो वीडियो है वो बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल हो चुका है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, एथिक्स का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ज्योग्राफी जो है वो चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेज, इकोनॉमी आने वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट आने वाला है, एनवायरमेंट आने वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सभी कोर्सेज GS 1 2 3 4 सभी कोर्सेज आने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे। तो इसीलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे जो कोर्सेस है कम से कम प्राइजेस में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड करो MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय करो। अब देखिए यहाँ पर नेपाल की जब हम बात करते हैं तो ये है हमारा इंडिया का मैप, भारत का मैप। अब भारत के मैप में हम अगर नेपाल को ढूंढते हैं तो हमें यहाँ पर नेपाल जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए नेपाल कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी कंट्री हमारे जहन में आती है, जो भी कंट्री के बारे में हम पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या वो इंडिया को बॉर्डर करती है? नहीं। तो फिर वो कौन कौन सी कंट्रीज को बॉर्डर करती है? ठीक है, फर्ज कीजिए इजराइल है, ठीक है, तो वो काफ़ी न्यूज़ में चल रही है। वो कंट्री कहाँ पर है, कौन कौन सी कंट्रीज को बॉर्डर करती है, कौन कौन सी वाटर बॉडी को क्या बॉर्डर करती है, ठीक है, ये उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो गया। लेकिन अगर कोई कंट्री इंडिया को बॉर्डर करती है तो फिर यहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि इंडिया को जब बॉर्डर करती है तो कौन कौन से स्टेट्स को बॉर्डर करती है ना, कितना एरिया कवर करती है, ये कुछ पर्सपेक्टिव जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम नेपाल की बात कर रहे हैं तो नेपाल इंडिया को बॉर्डर करता है क्या? बिल्कुल कर रहा है। अब जब नेपाल इंडिया को बॉर्डर कर रहा है तो कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पर उसको लग रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हमें उत्तराखंड जो है वो देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है वो देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद जो बिहार है वो देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद जो सिक्किम है वो देखने को मिल रहा है। अब इन दी एंड यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है वो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा पैच जो है वेस्ट बंगाल का, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो स्टेट्स है वो यहाँ पर नेपाल को बॉर्डर कर रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर जो टर्मोइल है, क्राइसिस है, ये अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, 2020 की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी बुरा रहा है ना, अगर हम ओवरऑल सिनारियो के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन अगर इन शॉर्ट अगर किसी ने मुझे पूछा कि 2020 को अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए काफ़ी लोगों के द्वारा ये मैंने सुना कि कुछ लोग जो है वो बोल रहे थे कि डिज़ास्टर, या फिर कुछ लोगों ने बोला कि डीमोटिवेटिंग, ऐसे सब कुछ जो है वो वर्ड्स निकल कर आ रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से जो 2020 रहा है उसको अगर एक वर्ड में समराइज करना है तो अपॉर्चुनिस्टिक, ये मैं इसको डिफाइन करूंगा। क्योंकि 2020 ने जो अपॉर्चुनिटीज़ दी है ना लोगों को, वो मतलब मुझे नहीं लगता है किसी साल में मिली होगी। क्योंकि लोग घर पे बैठकर उन्होंने अलग अलग अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने ग्रास्प करना था उन्होंने कर लिया, जिनको डिमोटिवेट होकर बैठे रहना था वो डिमोटिवेट होकर बैठे रहे। लेकिन जिनको अपने ऊपर ध्यान देने का मौका मिला, कि काफ़ी लोग ऐसे बहुत कम थे जिनको अपने आप पर मतलब मिलता ही नहीं था, टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन अब उनको मिला, तो इसलिए उन्होंने बराबर अपॉर्चुनिटी ढूंढकर कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि अब वो चलता रहेगा ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर 2020 जो है ये नेपाल ने भी, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है काफ़ी बुरी तरीके के हुए, तो उन्होंने प्लान किया था विजिट नेपाल ईयर, ठीक है, विजिट नेपाल ईयर किया गया था उनके जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा, जिससे कि यहाँ पर जो रेमिटेंसेस है वो आए, फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, पैसा बढ़े, है ना, ये सारी चीज़ें हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको कैपिटलाइज करना, है ना। तो हिमालयन पावर ब्रांड न्यू ग्लोबल थिंक टैंक मीटिंग जो है, सागर माथा संवाद, इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिली। मतलब काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स थे नेपाल के कि बहुत ही शानदार रहने वाले हैं, मतलब शक्तिमान बनने ही जा रहे थे, ठीक है।
लेकिन बीच में ही न्यूज निकल कर आती है कि नेपाल के जो पीएम है उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी। यहाँ पर क्राइसिस जो है, कंट्रोवर्शियल मूव, ये सब देखने को मिल रहा है। तो सडनली यहाँ पर अचानक ही क्या हो गया कि इस तरह की चीज़ें जो है वो बाहर निकल कर आई। तो ये सब जानने से पहले थोड़ा हम स्टार्टिंग से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो 2015 से पहले तक अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें जो है वो इतनी नहीं थी। 2015 के बाद से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन ये सब कुछ हुआ। 2017 में अगर हम देखते हैं तो जनरल इलेक्शंस जो है वो हमें देखने को मिले। अब जनरल इलेक्शन में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एंड CPN, ठीक है, इन्होंने ब्रॉडर लेफ्ट इलेक्टोरल अलायंस जो है वो यहाँ पर फॉर्म कर लिया। अलायंस ने यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट जो है उसका यहाँ पर वादा किया, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है नेपाल की वो बहुत ज़रूरी है। अब उसमें स्टेबल गवर्नमेंट कहा, स्टेबल गवर्नमेंट जब रहती है तो डेवलपमेंट अच्छी खासी होती है। कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर लोगों ने क्लियर मैंडेट दिया कम्युनिस्ट अलायंस को, और 175 जो है 275 सीट्स में से यहाँ पर जीत गए। पार्लियामेंट जैसे हमारी पार्लियामेंट है उसी तरीके से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ पर प्रोविंसेस है। अब अगर आप इलेक्शंस पर थोड़ा ध्यान दोगे नेपाल के, तो उसमें दोनों तरीके के इलेक्शंस होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट और उसी के साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होते हैं। मतलब 60% जो है ये फर्स्ट पास द पोस्ट की तरह होता है, और 40% जो है वो हमें उस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पर भी अपर हाउस लोअर हाउस है, हमारे जैसा ही हमें आता है ना, हमारे GS पेपर 2 में है ना कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी अपर हाउस और लोअर हाउस जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ वहाँ पर भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है ये देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कैसा है कि प्राइम मिनिस्टर को जैसे हमारे यहाँ पर पूरी एब्सोल्यूट पावर नहीं है, उनको भी यहाँ पर कैबिनेट से ये जो है सलाह मशवरा करना पड़ता है। वहाँ पर भी PM को एब्सोल्यूट पावर नहीं, थोड़ा बहुत सलाह मशवरा जो है वो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है फॉर्म हो गई, ओली साहब जो है वो यहाँ पर आ गए। अब क्या होता है कि इंटरनल रिफ्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। मतलब ओली साहब को ऐसा था कि हम यहाँ पर सबसे शक्तिमान बनेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। उसके वजह से क्या हुआ, थोड़ा इंटरनल रिफ्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ओली जो है ना 2 ऑर्डिनेंस जो है वो लेकर आ गए अप्रैल 2020 में। हम बात किसकी कर रहे हैं, अप्रैल 2020 की, मतलब यहीं पर क्राइसिस जो चल रहे हैं उसी बीच। एक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट को अमेंड करा था, जिसमें जो स्प्लिट है पार्टी का वो यहाँ पर ईजी बनाया गया। मतलब देखिए, तैयारी जो है वो शुरू है कि भैया स्प्लिट कर लेंगे हम, यहाँ पर जो यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल रहा है दूसरी पार्टी का, हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए स्प्लिट के लिए कौन से लॉज है, 10 शेड्यूल में देखने को मिलते हैं, है ना। दूसरा जो यहाँ पर लाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट, इसको अमेंड करना ये यहाँ पर लाया गया, जिसके तहत जो पर्सन्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो इजी बनाए गए क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए। क्या होता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है, जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वहाँ पर भी, तो वहाँ पर जिसकी भी अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, नॉमिनेट करना है, तो वो प्रधानमंत्री के अकेले के हाथ में नहीं है। काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने खुद के हाथ में लेने की कोशिश की, ठीक है, कि भाई मेरे ही लोग वहाँ पर रहेंगे। सीवियर क्रिटिसिज्म हुआ पार्टी में भी और पब्लिक में भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेरी ट्रूज जो है वो हमें देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया जा सकता है ओली के अगेंस्ट में। तो ओली ने क्या किया, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको प्रोरोग कर दिया, पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दिया, है ना। समन होता है एंड प्रोरोग होता है एंड अर्जेंट होता है। समनिंग मतलब क्या है, शुरुआत हो रही है। अर्जेंटमेंट मतलब क्या है कि भैया थोड़े टाइम के लिए रुक रहे हैं, थोड़ा टाइम पीरियड, रिसेस थोड़ी बहुत आ रही है। फिर उसके बाद प्रोरोग मतलब क्या है कि भैया अब यहाँ पर सेशन जो है वो खत्म हो गया है, पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया है, हाउस का सेशन खत्म हो गया है, अब जब नेक्स्ट आएगा बुलावा तब हम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोरोग कर दिया गया, जिसके तहत क्या है कि पार्लियामेंट ही नहीं है तो फिर नो कॉन्फिडेंस कहाँ से, है ना। फिर से यहाँ पर ऑर्डिनेंस, क्योंकि कैसा है कि ऑर्डिनेंस जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि पार्लियामेंट अगर सेशन में ना हो, दोनों हाउसेस अगर सेशन में ना हो, तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, है ना, ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी ऑर्डिनेंस जो है वो लाने की कोशिश की गई, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट जो है उसे अमेंड किया गया, और जो फेवरेट लोग हैं प्रधानमंत्री के वो वहाँ पर नॉमिनेट करे गए, है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो पार्लियामेंट सेशन में ना हो फिर भी यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाने की बात की जा रही थी, और उसी के साथ पार्लियामेंट को स्पेशल सेशन के लिए बुलाने की बात की जा रही थी। तो अब यहाँ पर ये ओली साहब को पता चल गया कि अरे बाप रे, हमारी मूंगी बच सकती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर दिया कि भैया ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है, पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर दिया। अब पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की वजह से हुआ क्या है, अब पार्लियामेंट है ही नहीं,
पार्लियामेंट है ही नहीं, तो अब पूरी पावर जो है वो यहाँ पर किसके पास आ जाती है, ओली साहब के पास आ जाती है कि अब राजा बोले दाढ़ी हाल है, मतलब मुनार्की जैसी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है ना। मतलब समझ लीजिए प्रेसिडेंट के पास होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है पूरा का पूरा प्रेसिडेंट उनके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं ना। जैसे एक्ट भी कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाने को बोले ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, पार्लियामेंट डिसॉल्व, ये सारी चीजें हो रही है। अब मसला चला गया है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि भैया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें हो रही है नहीं हो रही है ना। तो अगर यहाँ पर ये होता है तो इलेक्शन जो है वो अभी हो सकते हैं, है ना, इलेक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं, और इलेक्शंस होने के बाद क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। नहीं तो इलेक्शन जो है वो ड्यू कब क्या है, 2022 को इलेक्शन जो है वो होने हैं नेपाल के, नॉर्मल टर्म्स में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पूरा मसला यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब क्या हो गया है, अब यहाँ पर ओली साहब के साथ में उंगली में सब कुछ आ गया है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर आर्मी की जब हम बात करते हैं तो नेपाल आर्मी जो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, मतलब कि ओली साहब जो अगर वो फोर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जो प्रोटेस्ट यहाँ पर बुरी तरीके से हो रहे हैं उसको कंट्रोल भी करने के लिए, फिर भी यहाँ पर आर्मी जो है कितने दिन तक, कितने टाइम तक उनका साथ देगी, ये देखने वाली बात होगी। चाइना फैक्टर भी एक आता है, देखिए चाइना के और रिलेशन जो है नेपाल के साथ काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। अब ऐसे सिनारियों में इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। अब यहाँ पर क्या है कि जो अलायंस है ओली साहब के साथ वो टूटना नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पर चाइना की कोशिश रहेगी, है ना। ये मतलब स्प्लिट जो है वो प्रिवेंट करना, ये उनको मेन मकसद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि देखिए नेपाल जो है, चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है वहाँ पर, रिकंस्ट्रक्शन बोलिए, एफडीआई बोलिए, काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो भी किया है। तो अब देखने वाली बात होगी आगे क्या निकल कर आता है नतीजा, ठीक है। तो इतना आपको पता रहना चाहिए, बाकी फालतू आप पीएचडी मत करो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेपाल अगर हम देखते हैं तो ऊपर साइड आप देखिए पॉपुलेशन भी हमें नीचे साइड ज़्यादा देखने को मिलती है ना, नीचे साइड ज़्यादा देखने को मिलती है। ऊपर क्योंकि हिमालय है वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं, ये नहीं, नीचे साइड ज़्यादा है। और नीचे साइड अगर आप देखोगे मतलब इंडिया से कनेक्टेड है ना, मतलब इंडिया से कल्चरली जो है काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। लोग भी अगर आप देखोगे तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कल्चरली कनेक्टेड है ना। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की, इसने यहाँ पर स्पेशल रिलेशन जो है इंडिया और नेपाल के बीच में बना दिया, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया एंड नेपाल के बीच के रिलेशंस। नेपाली सिटीजन जो है काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेल करते हैं, है ना। इंडियन सिटीजन्स जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसी के साथ नियरली 8 मिलियन नेपाली सिटीजन जो है वो इंडिया में काम करते हैं और रहते हैं, 8 मिलियन। अब देखिए अगर हम डिफेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग जो सेक्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट, डिफेंस बोलिए, कनेक्टिविटी बोलिए, वाटर रिसोर्स बोलिए, एनर्जी कोऑपरेशन बोलिए, और ये जो पूरा डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उनके तहत लिया गया है, वहाँ पर वेबसाइट से लिया गया है, इसलिए ये पूरे डेटा पर आप रिलाई कर सकते हो। ये जो भी डेटा यहाँ पर दिया गया है एकदम सटीक है, एकदम सही है और गवर्नमेंट का ही है, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर से नहीं लिया गया है। अब इंडिया और नेपाल जो है इनका वाइड कोऑपरेशन है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्सरसाइजेस, क्योंकि जब भी यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें आई तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में आना चाहिए किसी भी कंट्री के साथ। डिफेंस से रिलेटेड जो आता है कि हमारे कोई बेस है क्या, वहाँ पर मिलिट्री बेस है क्या। दूसरी चीज़ जो आपको आना चाहिए कि हमने जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कोई लेन देन हम कर रहे हैं क्या। तीसरी चीज़ हम उसके साथ कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवी बोलिए, मिलिट्री आर्मी बोलिए, है ना, जो एयरफोर्स बोलिए, तो कौन सी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं डिफेंस कोऑपरेशन के साथ। तो वो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सूर्य किरण जो है मिलिट्री एक्सरसाइज वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इंडिया और नेपाल के बीच में। 14 सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है ये यहाँ पर 2019 दिसंबर में हेल्ड की गई थी नेपाल में, ठीक है। इंडिया और नेपाल जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो कैरी आउट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी पर आते हैं, कनेक्टिविटी तो हमें देखने को मिलता है कनेक्टिविटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, हेल्थ बोलिए, वाटर रिसोर्स बोलिए, एजुकेशन बोलिए, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट बोलिए, इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो नई पार्टनरशिप जो है एग्रीकल्चर में ये अच्छी खासी निकल कर आ रही है। मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बरा आपको अगर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में पूछा जाए रिलेशन के बारे में तो ये सारी चीज़ें लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नई पार्टनरशिप एग्रीकल्चर में अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो ओली है वो इंडिया में आए थे अप्रैल 18 में। इंडिया नेपाल न्यू पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर ये लॉन्च किया गया था, जिससे कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो है एग्रीकल्चर रिसर्च में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में ये लाया जा सके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2018 जो है उसमें ये हमें देखने को मिला था। ऐसी अगर आप अलग अलग मिनिस्ट्री की वेबसाइट करोगे, अपने आप जो कंट्रीज न्यूज़ में उनके साथ अपने रिलेशन देखो, अपने आप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो है मिल जाएगी। फिर पूछने दो ना कोई भी कंट्री के बारे में। हालांकि हम इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ेंगे एमएम एकेडमी ऐप पर उसमें हम कवर करेंगे।
वाटर रिसोर्स कोऑपरेशन जब हम देखते हैं, कोऑपरेशन जो है वाटर रिसोर्स में प्राइमरीली यहाँ पर जो कॉमन रिवर्स है ना, बायलैटरल रिलेशन में वो उसी पर आएगा। ऐसा नहीं कि ब्रह्मपुत्र अगर है तो ब्रह्मपुत्र के बारे में गंगा नदी है, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर हमारी गोदावरी है, गोदावरी कोई कनेक्शन ही नहीं है नेपाल के साथ, तो उसमें थोड़ी हम बायलैटरल रिलेशन करेंगे, है ना। यहाँ पर कैसा है, बेसिकली इरिगेशन के लिए, पावर के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट सोर्स बन जाती है रिवर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 टियर बायलैटरल मैकेनिज्म जो स्टैब्लिश किया गया 2008 में, जिससे कि कोऑपरेशन जो है वाटर रिसोर्स में, फ्लड मैनेजमेंट में, इन्यूडेशन में, ये सारी चीज़ों के लिए लाया गया था। फिर एनर्जी कोऑपरेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी पहले से 1971 तब से हमें एनर्जी कोऑपरेशन जो है वो देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स है वो भी देखने को मिलते हैं। अग्रीमेंट जो है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, इंटरकनेक्शन, ग्रिड कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। 2014 में साइन किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल का। टोटल बायलैटरल ट्रेड अगर हम 18-19 में देखते हैं तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.27 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेपाल जो है 18-19 में नेपाल का एक्सपोर्ट जो है इंडिया को, वो हमें देखने को मिलता है 508 मिलियन, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 7.76 बिलियन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आप सोचिए कि हम जो नेपाल का इंपोर्ट है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा जा रहा है ना। इंडिया का अगर मेन इंपोर्ट हम देखते हैं इंडिया से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सबसे मेन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। मोटर व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, एमएस बिलेट, राइस, पैडी, अदर मशीनरी एंड पार्ट्स, मेडिसिन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सा हम करते हैं। इंडिया का इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं नेपाल में तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब अबाउट 150 इंडियन वेंचर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं नेपाल में, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ये सब में बोलिए, ठीक है। तो ये सारे जो आप देख सकते हो, नाम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए क्या है आइडिया। हमारे पास अगर 200% है तो हम मेंस में 100% आंसर जो है वो लिख पाएंगे, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उसको कंसाइज करके प्रॉपर लिखने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ओवर द ईयर्स इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमन रिसोर्स में नेपाल में, अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। मतलब स्कॉलरशिप्स दिए हैं, उसी के साथ साथ पीएचडी, ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इवन म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, इसमें भी। कल्चर अगर हम देखते हैं तो कल्चरली कनेक्टेड है ही, नीचे साइड ही नेपाल के लोग रहते हैं, इंडिया से कनेक्टेड है ना। तो आर्ट एंड कल्चर में, एकेडमी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मीडिया में बोलिए, काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट जो है वो हमारे देखने को मिलते हैं। और एमओयू जो है काफ़ी ज़्यादा साइन किए गए हैं, साहित्य कला एकेडमी जो है, नेपाल एकेडमी, उसके साथ दूरदर्शन और नेपाल टीवी के साथ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रेस काउंसिल ऑफ नेपाल के साथ, ललित कला एकेडमी, नेपाल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ। तो इस तरीके से कई सारे एमओयूज जो है वो भी साइन किए गए हैं एक दूसरे के कल्चरल एक्सचेंज के लिए। स्वामी विवेकानंद सेंटर जो है फॉर इंडियन कल्चर सेटअप किया गया काठमांडू अगस्त 2007 में, जिससे कि बेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर जो है वो शोकेस किया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद सेंटर जो है फॉर इंडियन कल्चर कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये नेपाल जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, काठमांडू में। और नेपाल भारत लाइब्रेरी जो है ये फाउंड की गई 1951 में काठमांडू में। फर्स्ट फॉरेन लाइब्रेरी जो है नेपाल में वो ये देखने को मिलती है, ठीक है। इंडियन कम्युनिटी अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 6 लाख इंडियंस जो है वो डोमिसाइल्ड है नेपाल में, उसमें बिजनेसमैन, ट्रेडर्स सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल पूरा पर्सपेक्टिव जो है इंडिया और नेपाल का वो निकल कर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको नेपाल क्राइसिस समझ में आ ही गए, उसी के साथ इंडिया नेपाल जो रिलेशन है वो भी आपको समझ में आ गया है, अलग अलग पर्सपेक्टिव में, डिफेंस बोलिए, एनर्जी सेक्टर बोलिए, इकोनॉमी बोलिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न जो है फिर से मिलेंगे ऐसा बोला जा रहा है, मिलन जो है वो आधा अधूरा है अभी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, वो जुपिटर सैटर्न जो है वो मिलते रहेंगे, उनका मिलाप होता रहेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर प्लैनेट्स कौन कौन से है, तो जियोग्राफी अगर हम देखते हैं, खासकर GS1 अगर हम देखते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सन है, उसमें सबसे पास मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर उसके बाद हमें अर्थ, हमारी अर्थ जो है वो देखने को मिलती है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो भी था लेकिन प्लूटो को निकाल दिया गया, अब वो प्लैनेट नहीं है। क्योंकि प्लैनेट अगर किसी को बनना है, किसी प्लैनेट को बनना है, 3 कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली कंडीशन क्या है कि वो गोलाकार रहना चाहिए, है ना, गोल आकार का रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो सूरज जो है उसके अवती भवती घूमना चाहिए, है ना, रिवॉल्व करना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उसका इतना मास रहना चाहिए कि आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसको अपनी तरफ खींच ले, मतलब पाथ जो होता है ना, ये जो पाथ उसका ऑर्बिट है उसको क्लियर रखना है, ठीक है, ऑर्बिट जो है उसको यहाँ पर
क्लियर रखना है। तो ये 3 कंडीशंस होती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो ड्वार्फ प्लैनेट होता है, ड्वार्फ प्लैनेट मतलब क्या है, जो प्लूटो है अभी, है ना, वो ड्वार्फ प्लैनेट है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए 4 कंडीशंस होती है, वो हम आगे देखेंगे। ये 3 कंडीशन जो सेटिस्फाई कर लेता है, फिर वो प्लैनेट जो है वो कहलाता है ना। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लूटो जो है वो गोलाकार भी था, उसी के साथ साथ वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा था। प्रॉब्लम आ रहा था थर्ड कैटेगरी में, कि वो अपने पाथ को क्लियर नहीं रख पा रहा था, कि इतना उसका मास नहीं, इतना वो बड़ा नहीं है कि अपने पाथ को क्लियर रख पाए, ठीक है। मतलब जो भी अगर ऑब्जेक्ट आसपास आ रहे हैं तो उसको अपनी तरफ खींच ले या फिर उसको ढकेल दे, ऐसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको यहाँ पर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो पहले वो था, हमारा प्लूटो भी था, 9 प्लैनेट बोलते थे, लेकिन अब वो प्लूटो नहीं है। क्या होता है कि ड्वार्फ प्लैनेट जो होता है उसके लिए गोलाकार तो रहना ही चाहिए, है ना, जो रिवॉल्यूशन है वो भी रहना चाहिए, और ये जो तीसरी कंडीशन है वो नहीं चाहिए होती है, कि उसने ऑर्बिट अपना क्लियर नहीं रखना चाहिए, और वो मून नहीं रहना चाहिए। नहीं तो मून अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा है ना, हमारा अगर मून देखोगे काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो ड्वार्फ प्लैनेट बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो एक मून है, वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव, सीधे आपको कंडीशन जो है वो पूछी जा सकती है ना। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसी के साथ यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मर्क्यूरी 8th है, वीनस 6th है, अर्थ 5th है, इस तरीके के हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल उनकी कंडीशंस जो है वो भी दी गई है, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प जो है वो दिला सकती है। बाकी आप यहाँ पर अगर आप देखोगे मून, कितने मून है ये अगर आप देखोगे तो देखिए कैसा होता है, कभी कभार किसी के मून जो है वो ऐड भी किए गए हैं, इसलिए मून पर आप नज़र मत डालिए। मून किसी के बढ़ा दिए गए, किसी कम, ये डेटा जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे जुपिटर एंड सैटर्न, इनका मिलाप हो रहा है। इसको घूमने में अगर आप देखोगे तो 12 साल, इसको 30 साल के आसपास लगते हैं। और इसकी रिंग जो है वो भी देखने को मिलती है, और लार्जेस्ट और हेवीएस्ट है, और रिंग जो है वो है, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, हेवीएस्ट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, समझ गए। तो आइए यहाँ पर हम न्यूज़पेपर जो है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फ्रंट पेज देखते हैं तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर वोट स्प्लिट, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नया स्ट्रेन यहाँ पर जो है नॉट इन इंडिया, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। नए स्ट्रेन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कल ही, है ना। तो बाकी अगर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम सेकंड पेज पर आते हैं तो वही थर्ड पेज पर आते हैं, सिटी के बारे में न्यूज़ जो है वो दी हुई होती है, यहाँ पर जो है वो इसके बारे में दी गई है। देखिए ऐसी कोई बॉडीज़ जो आ जाती है ना, पॉस्को केस बोलिए, है ना, इस तरीके से जो बॉडीज आ जाती है या ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। जब भी आपको ऐसी कोई बॉडी दिखे फटाफट पढ़ लिया कीजिए कि इसके बारे में क्या है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर फर्ज कीजिए कि कोई सीबीआई आ रहा है, ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है, आपको उसके बारे में पता है, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए। उतनी आपकी रिविजन होती रहेगी ना, उतना ही रिविजन होता रहेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। बाकी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। और किसान दिवस है, इसलिए किसान दिवस के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। अब किसान दिवस है और किसान जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ जो है उसमें भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है कि एकदम ही ज़बरदस्त न्यूज़ आ गई यार, मज़ा आ गया आज, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर मतलब 8th पेज अगर हम देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है और CIC जो है इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो ये दो आप फटाफट देखिए क्या होता है, जब 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 पढ़ लिया हमने तो अपने आप सही हो जाता है। सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बोलिए, है ना, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, SBI उसमें आ जाता है, KYC आ जाता है, RTI आ जाता है, ये सारी चीज़ें अपने आप न्यूज़ में है। देखिए जैसी आप न्यूज़ देख रहे हो ऐसी आपके दिमाग में फटाफट उससे रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपके दिमाग का रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ आती है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज देख लिया हमने, कुछ खास नहीं है। फिर वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो वही है, यहाँ पर ट्रम्प की न्यूज़ निकल कर आई, इजराइल जो है उसका आ रहा है। तो इजराइल जो है वो आपको पता रहना चाहिए कहाँ है, कैसा है ना। उसी के साथ साथ अगर हम बाकी देखते हैं तो EU के बारे में, नेपाल के बारे में, तो ऐसी न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है। एक्सप्लेन सेक्शन हमने देख लिया है। इकोनॉमी सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो क्रूड प्रोडक्शन जो है वो स्लिप हुआ है 4.9, लो डिमांड की वजह से, क्योंकि शटडाउन ये सब हो रहा है तो लो डिमांड हो रही है। डिमांड कम हो जाएगी तो यहाँ पर शटडाउन होगा, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो मार्केट जो है वो रिकूप हो रहा है लॉसेस पार्शली एज एफपीआई रिटर्न्स, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें इकोनॉमी में रिकवरी और उसी के साथ साथ लॉसेस, यही सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आ रही है। बाकी अगर हम स्पोर्ट्स देखते हैं तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है, स्पोर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल पेपर जो है वो देखने को मिल रहा है आज का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर जो है वो समझ में आ गया होगा। और एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।